Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari. Welcome you all to the particular subject that is called as corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. और आप देख रहे हैं जून 2022 के अमेंडमेंट्स. So जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आई थिंक लास्ट क्लास में पार्ट बी यानी पार्ट सेकंड जो इंसॉल्वेंसी से डील करता है उसकी शुरुआत कर दी थी और उसके बारे में कुछ बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज समय आ चुका है कि एक नया चैप्टर से अपनी बात को हम स्टार्ट करें एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 15, पेटिशन फॉर CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली कुछ केस स्टडीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे उसके बारे में. प्लस जो IBC लॉ है या जो कोड है, सिर्फ जैसे कि कंपनीज एक्ट है, कहने के लिए हम कंपनीज एक्ट कहते हैं, बट सभी जानते हैं हम कि उसके बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, जिसको इन कंजंक्शन हमें पढ़ना पड़ता है. जब भी हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं हमें रूल्स को भी रेफर करना पड़ता है टू गेट अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन. सिमिलर इज द केस विद IBC कि जो IBC में कहा गया है उसके करेक्ट मतलब या करेक्ट इंटरप्रिटेशन जानने और समझने के लिए हमें IBC के जो बनाए हुए रूल्स हैं जिनके अंदर समय समय पे अमेंडमेंट्स आते हैं उनको भी रेफर हमें करना पड़ेगा. तो वो सब मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ देख लिया है कि रूल्स, क्योंकि जो आपका ICSI का सप्लीमेंट है या अमेंडमेंट्स है उसमें वो सिर्फ जनरली ये बताते हैं कि ये बदला है, भाई ये है, बट ये नहीं बताते इससे पहले क्या था, है ना, और किस जो सेक्शन है या जो प्रोविजन है वो किस बारे में, सिर्फ बताते हैं कि ये चेंज हो गया, नया ये है, ये नहीं बताते. क्योंकि जब तक या तो कोई चीज एकदम नई फ्रेश आई हो तो अलग बात है कि पहले कुछ था ही नहीं, बट अगर कोई चीज सब्सिट्यूट हुई है या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जब वो आपको सप्लीमेंट्स में चीजें बताते हैं तो वो उसका टॉपिक जो रेलेवेंट टॉपिक है उसकी, मेरे हिसाब से अगर मैं मॉड्यूल डिजाइन कर रहा हूँ, वो आप क्लास ले रहे हैं बट सब बच्चे क्लास नहीं अफोर्ड कर पाते, तो मैं ये भी करूंगा कि पुराने प्रोविजंस लिखूंगा जैसे कि मैंने सेक्रेटरियल ऑडिट में या गवर्नेंस में किए हैं, वेयर एवर पॉसिबल एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, वो लिखूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि नया क्या है. तो उन चीजों का मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है. जो चीजें नई हैं वो तो नई हैं, जो पुरानी है उसका कंटेक्स्ट आपको समझाऊंगा कि क्या उसमें बात करी गई है और इन्होंने उसमें क्या नया एडिशन किया है, एड ऑन किया है. चलिए बात करनी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं जेट एयरवेज की. तो ये बहुत खुशी की खबर है कि जेट एयरवेज जो है वो ऑब्वियसली बंद हो गई है. जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको जेट एयरवेज नहीं उड़ता हुआ दिखेगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजर रहा है. बहुत सारा डेट था उसके ऊपर, उधार था, बकाया था, तो वो इंसॉल्वेंसी में उसको ले गया. एंड आफ्टर मेनी इयर्स अब बहुत सारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की रेजोल्यूशन प्लान सुनने और समझने के बाद फाइनली ये न्यूज मार्केट में आ रही है कि जेट एयरवेज प्रोबेबली बाय द हाफ ऑफ 2022 यानी जून जुलाई के आसपास से ये उड़ना दोबारा से स्टार्ट कर सकता है. तो ये इसके बारे में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और अगर ये हो पाता है सो आई थिंक वी शुड गिव द क्रेडिट टू IBC बिकॉज उसी की वजह से जो जेट एयरवेज है वो रिवाइव अगर हो पाया, जिसके चांसेस अभी 100% दिख रहे हैं जो न्यूज आ रही हैं. सो IBC ऑब्वियसली विल टेक द क्रेडिट बिकॉज उसी की वजह से जेट एयरवेज रिवाइव हो पाएगा. ऑल्दो ये बात ठीक है, मतलब हम जब IBC की तारीफ कर रहे हैं तो हमें ये भी कहना चाहिए कि जो भी जेट एयरवेज के लेंडर्स थे, डेटर्स थे, उन्होंने काफी हेयर कट, याद है हेयर लॉस, हेयर कट. सो हेयर लॉस मतलब वही कि जो होता है हमें हेयर लॉस, और हेयर कट मतलब वही कि पैसे आपके बनते हैं 10 रुपए, मिलेगा 1-2 रुपए. तो वो काफी हेयर लॉस हुआ है आपने क्रेडिटर्स को, बट समहाउ वो शायद ये मान रहे हैं कि चलो कुछ नहीं से कुछ बेटर है. तो उस पर्सपेक्टिव पे इसका रिवाइवल जो है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे रिवाइव हो जाएगा. जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस रेगुलेशंस 2021, जिसके अंदर तीसरा अमेंडमेंट आया है जो आपके कोर्स में है. तो ये जो थर्ड अमेंडमेंट है इसके अंदर जगह जगह पे चेंजेस बताए गए हैं और जैसे कि मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा. अब जैसे इन्होंने बोला कि रेगुलेशन 36A4 जो है नया इंसर्ट किया गया. 4A इन्होंने लिख दिया कि ये है, बट 36 है क्या, मतलब ये सभी को पता है भाई इंसॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में होगा. बट ये रेगुलेशन 36 आखिरकार है क्या, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा तब तक 36A4 की इंटरप्रिटेशन मैं शायद ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा. तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने रेगुलेशन 36A जो है, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है या इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे हेडिंग दे दी है. और भले IBC में चाहे CR है, चाहे अपना इंसॉल्वेंसी जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ ये क्लियरली बताया, बट फिर भी आपको बता दूं कि देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और कुछ नहीं है. इट इज जस्ट लाइक कि जब कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजरता है और जब COC क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है वो सब हो जाती है एंड एवरीथिंग, तो
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है कि ये कंपनी है जो इंसॉल्वेंसी से होकर गुजर रही है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट डेटर। तो ये जो कंपनी है कॉर्पोरेट डेटर है, इसके ऊपर इतना डेट है और इस सेक्टर में ये काम करती है, इतने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ये इस ईयर में कंपनी बनी है, जो भी एरिया ऑफ ऑपरेशन वो सब बताया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि क्या कोई इंटरेस्टेड है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या कोई इंटरेस्टेड है इस कंपनी को खरीदने में। ये न्यूज़पेपर्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह पे होस्ट कर दिया जाता है। फिर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होते हैं, मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है कि कोई कंपनी जो है वो गलत डिसीजंस की वजह से, गलत मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से शायद उसका ये हाल हुआ है, बट अगर वो कंपनी मुझे मिल जाए तो मैं उसको कहीं से कहीं पहुंचा सकता हूँ, बहुत प्रॉफिट मिला सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला गया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से, इसके लिए अपना कंसेंट दूंगा कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ। तो ऐसे 3, 4, 5, 10 जितने भी लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे जो कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में मेंशन किया गया है, क्योंकि हर कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकता, इसके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी आई थिंक सेक्शन 29 में डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। तो अगर मैं उन डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट नहीं हूं और मुझे लगता है कि मेरे पास कैपेसिटी है, क्योंकि मुझे बेस्ट, मैं सिर्फ अभी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होने के नाते इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, बट मैं अकेला ये नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो यही कह रहे होंगे कि हाँ ये कंपनी अगर हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब नॉर्मली इस बात पे डिपेंड करेगा कि अभी तो सबने 5, मान लीजिए 5 लोगों ने हाँ बोल दिया कि हाँ हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम देते हैं कि हम इस कंपनी को लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या होगा कि वो लोग क्या करेंगे, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो जाएंगे और अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे। मतलब क्या कि कैसे रिवाइव करेंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैं दूसरी जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गुजर रही है उसको मैं लेने के लिए तैयार हूँ, खरीदने के लिए तैयार हूँ, जो भी उसका पैसा है दूसरों पे बकाया वो देने के लिए तैयार हूँ। बट मैं ये कैसे दूंगा, क्या मेरे पास पैसे पड़े हैं, बैंक से लोन लेके दूंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ एक ब्लूप्रिंट दिखाना पड़ेगा और वो रेजोल्यूशन प्लान होगा। तो ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे अगर मान लीजिए 5 लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपनी हामी भरी है तो 5 के 5 लोग अपना रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करेंगे, जिसका रेजोल्यूशन प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, जो क्रेडिटर्स की कमेटी बनाई जाती है जिनमें जनरली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो वो लोग देखेंगे जिसका भी रेजोल्यूशन प्लान उनको बेस्ट लगेगा। आई थिंक मुझे ऐसा भी कहना चाहिए कि वायबल लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ बातें हों, जो ऐसे हमें लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जिसका भी प्रैक्टिकली पॉसिबल लगेगा और बेस्ट लगेगा, जिससे हमें सबसे ज्यादा डेट की रिकवरी हो रही है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उसका प्लान चूज कर सकते हैं। मतलब ये इंटायर प्रोसेस है, ये यहाँ लिखा नहीं है, बट मैंने इसलिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से लेके रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से लेके रेजोल्यूशन प्लान तक सारी बात आपको बता दी, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो भी आप पढ़ के आए हैं इस चीज के ऊपर, ये तो अमेंडमेंट्स हैं, तो जो और डिटेल या फास्ट ट्रैक में आपने पढ़ा है एक रिविजन हो जाए, एक रिवाइज हो जाए। तो खैर रेगुलेशन 36 ये कहता है कि इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो पहले भी होता था, ये तो 3rd अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं ना, ऊपर पढ़ा भी हमने, अभी भी हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं और पहले भी होता था। तो सवाल ये है कि इसमें अमेंडमेंट क्या है भाई, चेंज क्या है। तो चेंज ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले क्या होता था कि एक बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको चेंज कर दी उसकी कंडीशंस, फिर चेंज कर दी उसकी कंडीशंस, तो इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आईपीसी इज अ लॉ जिसके अंदर हमें टाइम बाउंड तरीके से सारा काम करना है, बट अगर हम बार बार चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो टाइम बाउंड क्या, वो तो अनलिमिटेड है, वो कभी भी कोई केस क्लोज हो ही नहीं पाएगा। और बदनामी फिर किया होगी आईबीसी की कि भाई आईबीसी बड़ा बेकार लॉ है, जबकि आईबीसी ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि आप अपने हिसाब से चेंज करें। बट चेंज करने का मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हम एक प्लान, हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसमें कुछ कंडीशंस दी, हमें दूसरे दिन कुछ और याद आता है, फिर वो पहला वाला वॉइड किया, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, ऐसे करते करते तो फिर समय बीतता जाएगा और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए काम करना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट एक ही बार अलाउड है। मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है विद द कंसेंट ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, अगर उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कुछ भी बदलाव करना है आपको, तो कोशिश पहले तो यही होनी चाहिए कि भाई हम जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ के निकालें जिससे चेंज करना ना पड़े। पर अगर करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं, पर मैक्सिमम एक ही बार। और ये जो बात है कि मैक्सिमम एक ही बार, ये अभी ऐड हुआ है इस 3rd अमेंडमेंट के अंदर, पहले ये नहीं था। तो इससे भी एक कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस है कि जो केस है वो ज्यादा ड्रैग डाउन नहीं होगा, जल्दी से जल्दी क्लोज हो पाएगा। उसके बाद 36B जो है वो बात करता है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स। मैंने आपको अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जब थ्योरी समझाई पूरी, तो उसी में रेजोल्यूशन प्लान का भी जिक्र किया। रेजोल्यूशन प्लान इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसा प्लान है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास है। मतलब एक आइडिया
कि कैसे इस कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव किया जाएगा, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कॉर्पोरेट डेटर की हालत खराब है। तो अब ये है कि भाई आप कहते हो कि मैं मान लीजिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये लोगों के नाम है, किसी का नाम 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3, किसी का 4 है, किसी का 5 है। 5 लोगों ने बोला हाँ भाई हम उस कॉर्पोरेट डेटर को खरीदने के लिए तैयार है जिसके ऊपर इंसॉल्वेंसी की ये बातचीत चल रही है। तो इतना कह देने से तो नहीं होगा ना, मुझे कुछ ब्लूप्रिंट दिखाना पड़ेगा कि मैं ये कैसे करने वाला हूँ। कोई तो सोच होगी ना मेरी, तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा, लिख के सबमिट करना पड़ेगा कि देखो अगर मैं इस कंपनी को खरीदता हूं तो मैं ये मैंने लिख के दे दिया, जो भी होगा मैंने लिख के दे दिया कि मैं ये स्टेप बाय स्टेप करूंगा और उससे कंपनी को रिवाइव करूंगा और ऐसे ऐसे लोगों के पैसे देता जाऊंगा, एक साथ दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा, इंस्टॉलमेंट भी होंगी तो कितनी होगी, मैं डिफॉल्ट करूंगा तो मैं इंटरेस्ट के साथ पे करूंगा, वगैरह वगैरह, ये सब आपको लिखना है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। Any modification in the request for resolution plan or evaluation matrix issued under shall be a fresh issue. Such modification shall not be made more than once. तो request for resolution plan यही है कि भाई लोगों को बोला कि आइए सबमिट करिए, बताइए कैसे आप रिवाइव करना चाहते हैं। अब अगर जो लोग हैं जो इसको सबमिट कर रहे हैं, यानी वो, तो अब आप रेजोल्यूशन प्लान तो समझ रहे हैं। तो ऊपर जैसे हमने बात करी कि एक ही बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सेम गोज फॉर द रेजोल्यूशन प्लान एज वेल। तो वो भी एक ही बार चेंज हो सकता है। मान लीजिए किसी बंदे ने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया, आपने बोला था कि रेजोल्यूशन प्लान भाई बताओ क्या है, तो उसने सबमिट कर दिया। पर अभी क्रेडिटर्स की मीटिंग में ये हुआ कि रेजोल्यूशन प्लान का थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मतलब जो उसमें लिखा है, जो भी बातें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने अपने रेजोल्यूशन प्लान में लिखी है, क्या उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं एक ही बार हो सकता है, मतलब सामने वाला करना चाहता है तो भी वो एक बार, उसने सबमिट जो किया उसको वो एक बार ही चेंज कर सकता है। ये नहीं कि वो एक बार सबमिट करता है फिर वो सोचता है चेंज करूं, फिर चेंज करके सबमिट करता है, फिर कुछ और याद आता है, फिर चेंज करके सबमिट करता है। तो फिर वही बात आ जाएगी घूम फिर के कि भाई ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और अगर आप एक बंदे को 4 मौके देंगे तो दूसरे कहेंगे भाई हमें भी दो, तभी तो इक्वालिटी होगी। किसी को नहीं देंगे तो ये लगेगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे थोड़े बिजनेस चलता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी रखने की बात करी गई है। और देखिए साफ सी बात है कि अच्छा या बुरा, सब लोग ना आपको अच्छा कहेंगे, सब लोग ना आपको बुरा कहेंगे। देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच थिंग। तो हमें जो बेस्ट पॉसिबल है वो यहाँ पे करना है। हम इससे बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं है कि सारे क्रिएटर्स, कोई भी ऐसा सीओसी जो बनती है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही कि आपने इंसॉल्वेंसी पूरा पढ़ा, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि, और उसको छोड़िए कंपनीज एक्ट को ले लीजिए, दोनों की बारे में बात करिए, कहीं नहीं कहा गया कि भाई 100% लोग अग्री करेंगे तो ये काम होगा। हमेशा मेजोरिटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो 51 है, चाहे 66 है, चाहे 75 है। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है कि भाई लिमिटेड बार ही ऑल्टरेशंस करने की परमिट है, चाहे रेजोल्यूशन प्लान में चेंज कराना हो, चाहे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कराना हो। अब बात करते हैं अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान के अंदर रेगुलेशन 39, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में इफ रिक्वेस्टेड नीडेड इन द रिक्वेस्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान allow modification of resolution plan received but not more than once, or use a challenge mechanism to enable resolution applicant to improve their plans। तो ये ठीक है जो ऊपर हम बात करके आए कि आप चेंज कर सकते हैं अपना रेजोल्यूशन प्लान, बट एक ही बार करें। ये नहीं कि आपने एक बार सबमिट किया, आपको लगा कि कुछ रह गया, फिर आपने सबमिट किया, फिर आपको लगा कुछ रह गया, फिर आप चाहते हैं। तो ये एक आदत नहीं बनानी है, सिर्फ एक्सेप्शन मेजर पे इसको यूज करना है। साथ साथ ये भी कहा गया जो नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले कुछ और था, अभी नए जो प्रोविजंस ऐड हुए उसमें ये 2 पॉइंट्स हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो तो बता दिया। सेकंड ये है कि चैलेंज मैकेनिज्म और ऐड किया गया है। क्या होता है चैलेंज मैकेनिज्म? कहते हैं यूज अ चैलेंज मैकेनिज्म टू इनेबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू इम्प्रूव देयर प्लान्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 5 लोगों ने एप्लीकेशन दी है जिनका नाम 1 2 3 4 5 है। अब ये 1 2 3 4 5 लोग हैं 5, मतलब किसी का नाम राम है, किसी का लक्ष्मण है, किसी का भरत है, तो किसी का शांतनु है, तो किसी का अजय है, कोई भी मान लीजिए, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल यार। तो ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब इन बंदों ने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किए, सबने अपने अपने। पहले तो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, उसके बेसिस पे इन्हें इन्विटेशन आया कि ठीक है आपका मतलब आप हमारी कंडीशंस के हिसाब से ठीक है, तो आप बताइए क्या रेजोल्यूशन प्लान है। इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया। अब यहाँ मिलेगा यूजर चैलेंज मैकेनिज्म टू इनेबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू इम्प्रूव देयर प्लान्स। तो 1 ने अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया, इसको किसी बंदे ने चैलेंज कर दिया, जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का पार्ट है, उसने बोला यार ये तो गलत है, आप सही नहीं कर सकते, इससे बेटर तो 2 का प्लान है। या जो 1 ने प्लान सबमिट किया है 2 3 4 या 5 इनमें से कोई कहता है अरे इसके प्लान के अंदर तो ये नहीं है, मेरे प्लान के अंदर ये है, तो ये चैलेंज कर रहा है।
कि भाई तुम्हारे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर तो ये वाली चीज भी है। चैलेंज करने का मतलब ये है कि जहां पे भी ये प्लान जिसने भी सबमिट किया, अगर वो शॉर्टफॉल है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैकिनाज हैं, कुछ कमी है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आप चैलेंज कर सकते हैं ये कि भाई ये प्लान के अंदर तो ये चीज कम है, तो अगर आप ये चीज जो 1 नंबर वाली पार्टी अगर वो ये चीज एक्स्ट्रा एड ऑन करेगी तो ही उसका प्लान हम एक्सेप्ट करेंगे। तो चैलेंज का मतलब ये है हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि 4 चीजें और सामने आ सकती हैं। तो इन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि अननेसेसरी हम डिबेट करें और आर्ग्यूमेंट करें, नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें बेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू रियलाइजेशन हो सके। क्योंकि देखिए जितने भी लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं उस कंपनी को या खरीदने के लिए इच्छुक हैं, खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो तो ये चाहेंगे कि कम से कम पैसे में काम हो जाए। जिन लोगों का पैसा फंसा है वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो हमें कोई मिड वे जो है वो निकालने की कोशिश करनी है, जिससे कि कंपनी भी चलती रहे, जो रिकवरी है वो भी सही समय पे और बेस्ट पॉसिबल हो सके। The committee shall not consider any resolution plan received after the time received from a person who does not fall in the category of resolution applicant। ये तो बहुत सिंपल है कि जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी तरीके से अगर बोले, जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किया है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक्सेप्ट किया है, वही डेफिनेटली अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि चाहता है इस कॉर्पोरेट डेटा को खरीदना, बट वो जिसको आप बोलते हैं इनएलिजिबल है या डिस्क्वालिफाइड है टू बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो डेफिनेटली उसका प्लान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो वन ऑफ द कार्डिनल मतलब बेसिक रूल ऑफ द कोर्ट इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। द चैलेंज mechanism can be an additional option available with the stakeholders under CIRP and will improve transparency and drive maximization of value। तो चैलेंज भी देखिए अलग अलग है। अब बहुत बार जैसे मैं MSOP का आपको एग्जांपल दे रहा था, मुझे याद है कि MSOP में एक ऐसा सेशन भी होता है, आज भी होता ही होगा, फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं, सो आई रियली डोंट नो। 2012 में मैंने क्वालिफाई किया था, तो अब बहुत समय बीत गया उस बात को। तो वहाँ पे एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, और शायद MSOP क्या बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आपकी 4-5 लोगों की टीम होती है, तो प्रेजेंटेशन देती है, कोई स्लाइड ऊपर नीचे करता है, कोई बनाता था स्लाइड तो कोई उसको प्रेजेंट करता है, कोई क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उसका जवाब देता है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं, चैलेंज करते हैं, बट वो ग्राउंड वैलिड नहीं है। मतलब कुछ भी पूछना है वो वाले इंटेंशन से, कुछ तो है जेन्युइन क्वेश्चन है, बट कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जिससे कि हम सामने वाले को फंसा दें, और फंसा दे ना बैड वे, कि भाई वो क्वेश्चन रिलेटेबल ही नहीं है, बस इसलिए पूछा जा रहा है कि सामने वाला जवाब तो इसका दे नहीं पाएगा, तो उसकी नेगेटिव मार्क। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम बात यहाँ पे सारी कर रहे हैं, तो ये जो चैलेंज है पॉजिटिव वर्ड में होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, जिससे कि जो कंपनी बेची जा रही है, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गुजर रही है, उसको किसी और को देने की बात चल रही है, उससे मैक्सिमम पैसे लिए जा सके जो जेन्युइन है, और वही पैसे जो है वो जो क्रेडिटर्स उनके बीच में मैक्सिमम जितना जिसको मिल सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। कुछ केस लॉज यहाँ पे दिए इंसॉल्वेंसी के ऊपर, आइए देख लेते हैं। तो ये कोविड पेंडेमिक से रिलेटेड केस है। आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी की जब आप बात करते हैं तो देयर आर फ्यू सेक्शंस कॉल्ड एज सेक्शन 7, देन 9 एंड देन 10। मतलब इंसॉल्वेंसी की जो स्टार्टिंग होगी वो यहीं से होगी। एक में फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एक में ऑपरेशनल क्रेडिटर, और यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर खुद है। मतलब ये कि इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी पे, एंटिटी पे, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर खुद भी अपने आप पे ये कर सकता है। जब कोविड नहीं हुआ 2020 से पहले, ये दुनिया बहुत अलग थी, सबका लाइफस्टाइल, जीने का तरीका बहुत अलग था। पर 2020 मार्च के बाद वो शायद कुछ साल के लिए और कुछ लोगों के लिए तो हमेशा के लिए बदल गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये जो कोड आया इसमें ये था कि इनिशियली अगर कोई डिफॉल्ट करता है, कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है 1 लाख रुपए का, तो आप उसको IBC में लेके आ सकते हैं, उस पर मुकदमा चलेगा। पर जब कोविड-19 आया तो गवर्नमेंट को ये आइडिया हो गया कि भाई अगर, क्योंकि डिफॉल्ट उस समय भयंकर हुए, मतलब आपको याद होगा कि RBI ने जो बैंक्स है, जो किस्तें हैं लोगों की, जिसको EMI भी कहते हैं, उस पर भी मॉनिटरिंग लगा दिया था। क्योंकि लॉकडाउन में क्या इनकम थी, मतलब अब देखिए जो नौकरी कर रहा है उसकी फिक्स सैलरी है, जिसकी बची नौकरी वो कर रहा है, वो एक अलग बात है, बट जो बिजनेस पे डिपेंड है, जो बाहर जाके काम करता है, उसके लिए तो कोई इनकम का सोर्स नहीं था, जबकि उसके खर्चे वैसे के वैसे ही थे। तो भाई EMI तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब अर्न नहीं कर रहा है तो बाहर कहाँ से दे पाएगा पैसे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है भाई 6 महीने कोई EMI अगर नहीं भी देगा तो बैंक उसे प्रेशर नहीं कर सकता। हाँ, बैंक इंटरेस्ट लेगा उस पैसे का, बट
आप नहीं दोगे EMI 6 महीने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो केस स्टडी अब हम पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेट करती है। तो गवर्नमेंट को ये आइडिया हो गया कि भाई अब कोविड-19 है, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, और लॉकडाउन भी मल्टीपल्स थे, एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, ऐसे चलता चला गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेक्शन 10A नया इंसर्ट किया, जिसका यहाँ पे जिक्र भी किया गया। ये पहले नहीं था, ये कोविड-19 के समय इंसर्ट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब अभी हम पढ़ेंगे कि कोविड-19 का जिक्र भी किया गया, तो ये कोविड-19 के समय मार्च वगैरह में इंसर्ट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो 3 सेक्शंस हैं इनको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। यानी मार्च से लेके 1 अप्रैल ऑनवर्ड से लेके 30 सितंबर तक कोई इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग इनिशिएट आप कर नहीं सकते, और जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी वो तभी होगी अगर डिफॉल्ट का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो। पहले स्टार्टिंग कितने की थी, 1 लाख रुपए। अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए नहीं दिया आपका, आप चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मुकदमा कर दीजिए कंपनी में। पर कोविड-19 के बाद ये लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1 करोड़ कर दी। तो मुझे लगता है, आई डोंट नो, मेरे पास इसका डेटा नहीं है, बट 95% लोग तो इस लिस्ट से पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि 1 लाख और 1 करोड़ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बट गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया, जहां तक मैं समझता हूँ, कि भाई केस कम आए, क्योंकि उस समय तो भाई लॉकडाउन हुआ, बिजनेस पूरे बर्बाद हो गए, तो गवर्नमेंट को लगा शायद यही रास्ता है। फिर उन्होंने खैर ये जो 6 महीने था इसको 3 महीने बढ़ाया, दिसंबर तक किया, फिर और 3 महीने बढ़ाया और मार्च तक किया, और लिमिट अब 1 करोड़ रुपए है। जब आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, अगर 1 करोड़ रुपए आपके कोई नहीं देता तो आप लेके जा सकते हैं उसे इंसॉल्वेंसी में। 1 लाख रुपए भूल जाइए, वो खत्म हो गया। क्यों बताई मैंने इतनी कहानी? इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने आप ही सेक्शन 10A इंसर्ट कर दिया, जिसका फायदा ये था कि भाई पैसे है ही नहीं तो देंगे कैसे, है ना। तो बिजनेस को बचाना, क्योंकि देखो जितना इजी है ना बिजनेस को खत्म करना, उससे बहुत बहुत डिफिकल्ट है बिजनेस को स्टेबल बनाना, उसको ग्रो करना। ठीक, अब ठीक है, लिक्विडेशन की बात है, भाई नहीं दे पाएंगे पैसे, बिजनेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। बट जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, वो फिर तो बदनामी जो होगी वो तो यही होगी ना कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिफॉर्म है वो अच्छे नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है भाई, सेक्शन 10A जो है उसकी वजह से हम ये करते हैं कि सस्पेंड करते हैं कोड को, यानी सेक्शन 7, 9 और 10 को सस्पेंड करते हैं, लिमिट 1 लाख से 1 करोड़ कर देते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि जो बिजनेस बच सकते थे वो बच गए, उन्हें थोड़ा समय मिला ओवरऑल रिवाइव करने का, और धीरे धीरे फिर वो ट्रैक पे आ गए या आ रहे हैं। पर इसका एक जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये था कि जो डिफॉल्टर्स नहीं भी होने वाले थे वो भी जान के डिफॉल्ट हो गए। ये बात आप समझ रहे हो कि भाई जब कोर्ट सस्पेंड हो गया, आप कार्रवाई कर नहीं सकते, तो लोगों ने जो पैसे थे भी तो वो भी उन्होंने देने बंद कर दिए कि ठीक है भाई, कार्रवाई इंसॉल्वेंसी में हो नहीं सकती, नॉर्मल कोर्ट में लेके जाओगे, चले जाओ, सालों साल चलता रहेगा मामला, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में तो अभी कार्रवाई है ही नहीं ना 6 महीने तक, और वो भी होगी तब जब 1 करोड़ का डिफॉल्ट है, इसके 10-15 लाख रुपए हैं, वो तो रिकवरी कर ही नहीं सकता IBC के प्रोसेस के तहत। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज का गलत फायदा भी, गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया, और पैसे होते हुए भी नहीं दिया, और कहा कि ठीक है जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं देंगे, ऐसा भी हुआ। तो उसी को लेके ये जो केस है, ये पूरी थ्योरी इसलिए बताई क्योंकि यहाँ लिखी नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं कि सेक्शन 10A क्या है, बस बताने लग गए कि सेक्शन 10A ऐसे ऐसे। ये नहीं बताया कि सेक्शन 10A क्या है, क्यों आया, सेक्शन 7, 8, 9 का रेफरेंस क्या है, कुछ नहीं बताया। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में। तो ये थोड़ा एक लैकिना है, जिसको अगर मैं ड्राफ्ट करूंगा तो मैं उसको थोड़ा और बेटर तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे जो लिखा है उसके अंदर कोई ऐसा कोई टेक्निकल बात नहीं है, वो तो इंसॉल्वेंसी की एक तरीके से बढ़ाई लिखी है, बताया गया कि बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। बट जो 10A है उसका क्या रिलेशन है, जैसे बात आपको समझाई है, ये वो है ही नहीं यहाँ पे, वो कुछ भी नहीं है मेंशन। तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे अब जो केस है हमारे सामने, अगर सवाल हो कि सर ठीक है केस क्या है, तो केस यही है कि भाई बताया जा रहा है रमेश कमियाल वर्सेस सीमेंस गेमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो रमेश का केस है, उनका ये कहना है कि ये जो कंपनी है ये झूठ बोल रही है, कंपनी जो है उसके पास पैसा है बट दे नहीं रही है कंपनी। तो जब ये मुकदमा जाता है तो अलग अलग स्टेजेस से होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई देखो, जो कानून पार्लियामेंट ने 10A बनाया है, सस्पेंड किया है कोड को, 1 करोड़ रुपए की लिमिट करी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, उन्होंने बनाया और इंटेंशन उनकी यही थी कि बिजनेस को बचाने के लिए। अब जो लोग कुछ गलत इसमें फायदा उठा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, एक कोई कानून बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग उसका फॉलो करें, कुछ लोग गलत तरीके से भी उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो वो अगर कुछ यहाँ पे हो रहा है
तो उसको हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हम कर सकते कि भाई ये जो साइमंस जिनीवा है जिस पे इल्जाम लग रहा है कि इसके पास पैसे हैं, इसका बिजनेस इफेक्ट भी नहीं हुआ तब भी ये पैसे नहीं दे रहा, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसके बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं। जो एनसीएलटी या जो आईबीसी के तौर पे कानून बना है, हमारा तो काम है उसको फॉलो करना। अगर एग्जाम्प्ट किया गया है कोर्ट को तो हम एग्जाम्पशन मानेंगे, अगर कोर्ट के प्रोविजंस को एग्जाम्प्ट किया गया एग्जाम्प्ट मानेंगे, लिमिट बढ़ी है अगर कहा गया तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये यहाँ पे कहा गया है। In Ramesh Kamyal versus Siemens Genesis Renewable Power Limited judgment dated 9 February, the Honorable Supreme Court observed that Section 10A does not contain any requirement, it does not contain any requirement that the authority must launch an inquiry into whether and if so to what extent the financial health of the corporate debtor was affected due to onset COVID-19। कोई ऐसी बात ही नहीं। अब सेक्शन 10A यहाँ है नहीं, पढ़ेंगे, जो कि मैं आपके लिए सब कुछ रेडी करके जो इतनी स्टोरी बताई है ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद आपके सामने रखी है, तो उसमें यही है बस। सेक्शन 10A में और कुछ नहीं कहा गया, बस ये कहा गया भाई ये 3 जो सेक्शन है वो सस्पेंड है, और जो भी 25 मार्च 2020 से पहले के मुकदमे हैं वो चलते रहेंगे जैसे चल रहे थे, बट 25 मार्च 2020 के बाद इंसॉल्वेंसी में कुछ भी नहीं आएगा। उसको कोर्ट को ही सस्पेंड कर दिया, जो उसके बेसिक सेक्शन है 7, 9 एंड 10 उसको सस्पेंड कर दिया, यही 10A में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ और लिखा ही नहीं गया, कोर्ट को पावर्स ही नहीं दी गई कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। करना ना करना एक बात क्या है, पावर्स ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। पार्लियामेंट हैज step in legislature because of the widespread distress caused by the unheralded public health crisis. It was cognizant of the fact the resolution applicant may not come forward to take the process of resolution of insolvencies, which lead to the instance of corporate debtors going under liquidation and no longer remaining concerned. This would go against the objective of IBC as noted by 2 judge bench of this court in judgment of Swiss Ribbon, ये भी MDCS में केस था versus Union of India. The code is first and foremost a code of reorganization and insolvency resolution of corporate debtors. तो जो बात मैंने पढ़ी वो सारी मैं बता चुका हूँ, ये मत सोचना कि सर पढ़ रहे हैं, सिर्फ बता चुका हूँ सब कुछ। कोर्ट कहता है वही कानून पार्लियामेंट ने बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि कोविड-19 कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार हुई। आपने कितनी बार खुद ही सुना होगा कि 100 साल में ऐसी, आई डोंट नो क्या वर्ड होगा, कि 100 साल में शायद ही किसी ने ऐसी चीज देखी हो। कहते हैं इन्फ्लुएंजा वगैरह हुआ था बहुत पहले, तो ये चीजें हुई थी, लॉकडाउन, और पता नहीं लॉकडाउन कहते थे, मुझे तो लगता है लॉकडाउन का जो वर्ड है वो कोविड-19 की ओरिजिनेशन है, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन शायद ही यूज किया जाता होगा, और आज के बाद जब भी किया जाएगा लॉकडाउन को हमेशा उससे लॉकडाउन से जरूर जोड़ा जाएगा जो कि इंडिया में हुआ था या अलग अलग कंट्रीज में हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो उनका कहना है कि भाई वो तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो ऑब्जेक्टिव आईबीसी का है वो है कंपनीज को चलाना, और अगर ये नहीं किया जाता जो 10A किया गया तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते, जो कि आईबीसी की कभी भी इंटेंशन हो नहीं सकती। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट को और बेटर तरीके से करने के लिए ये स्टेप्स उठाने पड़े। When therefore a resolution plans take off and the corporate debtor is brought back into economic mainstream, it is able to repay the debt, which in turn enhance the viability of the credit in the hand of banks and financial institutions. Above all, ultimately the interest of all stakeholders are looked after as the corporate debtor itself become a beneficiary of the resolution plan. Workers are paid, creditors in long term will be repaid in full, and shareholders, investors are able to maximize their investment. तो उनका यही समझाना है कि भले थोड़ी दिक्कत होती है जब कभी भी कोई इंसॉल्वेंसी से गुजरती है कंपनी, बट उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर कंपनी रिवाइव कर गई तो धीरे धीरे वो ट्रैक पे आई जाती है। मतलब अभी जैसे जेट एयरवेज की बात करें, देखो अगर बिजनेस दुकान खुलती है, शॉप खुलता है, अगर वो शॉप जो है वो रेगुलरली उसका क्लाइंट बेस बढ़ता रहे तो एक समय आएगा जब वो, भले वो सालों में आए, बट एक समय आएगा जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगा, जो पहले था उससे और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो जिससे उधार लिया उसका उधार अब वो जल्दी चुका पाएगा, सैलरीज वर्कर्स की कम समय में पे करेगा, जल्दी पे करेगा और ज्यादा पे करेगा शायद, और डेफिनेटली बिजनेस को और ऊपर हाइट्स पे लेके जाएगा। तो कोर्ट का यही कहना है कि ये जो इंसॉल्वेंसी है ये इन्हीं लाइंस के आसपास घूमता है। तो जहां तक सेक्शन 10A की बात है वो बिल्कुल सही है, उसके प्रोविजंस बिल्कुल सही है, और उसमें हम किसी भी तरीके से मानने की उस पर नहीं है कि कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कंपनी जो है वो क्या सच में कोविड-19 से इफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो भी ठीक है, हुई है तो भी ठीक है, क्योंकि हम 2 रूल्स नहीं बना सकते ना कि हुए हैं तो ऐसे करें, नहीं हुए तो ऐसे। फिर तो हर बंदा बोलेगा मैं इफेक्ट हुआ ही हूं, तो वो ही काम करने का फायदा है। जैसे इनकम टैक्स में 2 स्लैब्स हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है, अब 2 स्लैब्स जब आए तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार ये ऐसे क्या है वैसे क्या। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि एक ही स्लैब रखेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में,
तो वही चीज है कि जो चीज आपको पता है कि बंदा यार बोलेगा ही नहीं, इसमें बहुत 100 में से 1000 लाख में से एक बंदा बोलेगा कि हाँ मैं ऐसे, बाकी सब लोग इसी दूसरे ऑप्शन को लेंगे, तो व्हाई नॉट की वन ऑप्शन, जिससे कि टाइम तो बचे, लेजिस्लेटिव मशीनरी का यूज भी बचे और कोर्ट में नेसेसरी केसेस भी बचेंगे, यही यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं रेरा एंड द आईबीसी मस्ट बी हेल्ड टू कोएग्जिस्ट। एक आपके सामने इमेज भी है, ये रिसेंट जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी, तो नोएडा आपको पता है दिल्ली एनसीआर जब आप बात करते हैं तो नोएडा एक जगह है, नोएडा की जो फुल फॉर्म है दैट इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब तो बहुत बड़ा एरिया बन चुका है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का फैशन है आजकल मेट्रोज में, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, बहुत महंगी है। तो ये बताया गया कि सुपरटेक एक बिल्डर है, काफी बड़ा बिल्डर है, और नोएडा दिल्ली के अलावा बहुत शहरों में ये बिल्डिंग बनाते हैं, घर बेचते हैं। तो 2005 से मामला शुरू हुआ और उन्होंने पहले बताया कुछ, उसके बाद फिर कुछ चेंज किया, फिर कुछ बनाया, फिर कुछ चेंज किया। तो 2021 में वो जो लोग थे, जो बायर्स थे, वो लड़ते रहे केस और फाइनली उनकी जीत हुई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दोनों टावर्स अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 40 स्टोरी बिल्डिंग एक है, इन दोनों को गिराया जाएगा एज इन इनको डिमोलिश किया जाएगा, ऊपर से नीचे तोड़ दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल आज ही मैंने देखा कि नोएडा में ये टेस्ट भी हुआ है, ब्लास्ट टेस्ट जिसको कहते हैं, कि बिल्डिंग गिरेगी तो आसपास की बिल्डिंग पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, तो वो कैसे होगा, तो कहते हैं कि 6 मिनट में पूरी बिल्डिंग गिरा देंगे और इसमें कुछ 5000 kgs एक्सप्लोजिव धमाके इसमें होंगे। तो आपको न्यूज में जरूर पता चलेगी। इसकी डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट को नोएडा अथॉरिटी ने दी है वो मई 2022 की है। सो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। और काम इस पे शुरू हो गया कि इसको गिरना ही है। गिरना क्यों है? क्योंकि भाई इन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया, उनके पैसे नहीं दिए और जो पोजेशन का वादा था उससे कुछ और ज्यादा बना दिया, कुछ कम बना दिया। तो इसको लेके ये मामला है। ये और लोगों के लिए भी सबक है, बिल्डर के लिए भी सबक है कि ऐसा ना करें, क्योंकि जिसमें इतना सब कुछ है कि बन के अब ये चीज खड़ी है, तैयार है, करोड़ों रुपए इस पे लगे होंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो नोएडा अथॉरिटी है वो मुंह से लेके पैर तक करप्शन में गई हुई है। आप पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, कहा गया। मैंने उसमें उसकी क्लिपिंग यहाँ पे नहीं लगाई, मुझे लगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट वो लगा हुआ है। मतलब मनी कंट्रोल पे मैंने पढ़ा था, बहुत सारी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो उसमें कोई ये नहीं है। मैं कहा कि नोएडा अथॉरिटी सिर से लेके पैर तक करप्शन में डूबी हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये सुपरटेक ने ऐसे नहीं बना दिया नोएडा में, नोएडा अथॉरिटी ने परमिशन दी होगी तो ही बनाया है। तो ये भी उन्होंने कहा है और बाकी आप समझदार हैं। तो बात हमारी है रेरा एंड आईपीसी के प्रोविजंस को लेके। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and other petition judgment dated 9th August observed that the fact that RERA is in addition to and not derogation of the provision of any other law for the time being enforced also make it clear that remedies under RERA to allottees were intended to be additional, not exclusive remedies. तो रेरा के बारे में जब हम बात करते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाया गया इसलिए क्योंकि बिल्डर्स बायर्स जो थे, ऐसे बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे, वो लोगों से करोड़ों अरबों रुपए ले लेते थे और उसके बाद फ्लैट बनाते ही नहीं थे, भाग जाते थे, पैसा नहीं देते थे। तो ऐसा नहीं कि रेरा के आने के बाद ये सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ सही हो गया, वो कभी भी नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आप कितने भी कानून ले आइए, इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। बट चलो, एक कानून आ गया है इस चीज के ऊपर, तो पहले के मुकाबले जरूर केसेस जो है वो कम हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि जीरो हो गए हैं। तो रेरा एक ऐसी चीज है जो कि होम बायर्स को प्रोटेक्ट करता है। जब वो पैसे दे देते हैं तो होम बायर्स को प्रोटेक्ट करता है। और रेरा के हिसाब से एक डेडलाइन भी आपको मिलती है कि अगर आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो 3-4 जो भी है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट, लंबा प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत बार जैसे 40 टावर बनाना, मतलब ऐसा 40 फ्लोर्स बनाना है, के अंदर कोई मजाक थोड़े है, तो समय लगा होगा कितना है, तो उसके अंदर डेडलाइन होती है, इतने समय के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो एक रेगुलेशन हो रहा है अब चीजों का, जो कि पहले नहीं था। तो अब जहां तक सवाल हमारा है आईबीसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें यही कहते हैं कि भाई जो रेरा के प्रोविजंस हैं, जो लोग इन सब चीजों में फंस गए हैं कि पैसे दिए घर नहीं मिले, वो रेरा के हिसाब से तो अपना काम करें, जो भी एक्शन ले सकते हैं रेरा के अंदर जो दिया गया वो तो करें। पर अगर वो उस बिल्डर को आईबीसी में लेके आना चाहता है तो लेके आए। सुपरटेक ये जो है, ये आईबीसी में अभी आया कुछ दिन पहले। इसके पीछे एक और बिल्डर दिल्ली एनसीआर में बहुत नाम है, एटीएस करके, वो भी आ गया इंसॉल्वेंसी में। इससे उनसे पहले 2-3 और लोग भी आ चुके हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो सब आए। तो कहते हैं कि जो रेरा की प्रोविजंस हैं उनका तो आप होम बायर्स होने के नाते यूज कर सकते हैं, बट इंसॉल्वेंसी को भी यूज कर सकते हैं। तो
जो लोग हैं, जो बायर्स, उनके पास ये दोनों ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और केस के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ CIRP एंड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो बेसिकली हम आज ये जानने वाले हैं इस पूरी केस स्टडी के अंदर कि इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग है वो 2 स्टेज में एक्चुअली डिवाइडेड है। एक है NCLT तक केस पहुंचने से पहले और एक है NCLT पे जब केस एडमिट हो जाता है उसके बाद। तो जो पहले की बात है, जब NCLT तक आपका केस नहीं पहुंचा है तो आप एज आप ऐसे कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, तो वो अपने खिलाफ या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के खिलाफ जब इंसॉल्वेंसी की बातचीत जो है वो स्टार्ट होती है और फाइनली कुछ लोग मिलके ये तय करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर किसी एक बंदे के पैसे नहीं दिए तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग जो है वो अकेला स्टार्ट कर पाएगा। यहाँ पे बात करी गई है जो अमेंडमेंट्स है उसके हिसाब से भी आपको पता होगा कि एटलीस्ट हमें यहाँ पे जो 100 या 1/10 विच एवर इज लोअर की बात करी गई है, इतने लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, इतने क्रेडिटर्स का हमें सपोर्ट चाहिए। अब चाहे वो खुद क्रेडिटर्स होने के नाते इंडिविजुअली प्रेजेंट हो या वो क्रेडिटर्स अपने बिहाफ पे किसी और को ये अथॉरिटी दे, तो इतने लोगों का हमें कंसेंट चाहिए। तो तब जब इतने लोगों का कंसेंट मिल जाएगा तो ये इंटीमेशन होगा CIRP का, यानी हम पहले नोटिस भेजेंगे उसको कि भाई हमारे पैसे नहीं दोगे, जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है उसको कि हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ CIRP स्टार्ट करेंगे या इंसॉल्वेंसी में आपको लेके जाएंगे। तो ये सब जो बातें चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटीमेशन ऑफ CIRP। और जब जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं करता और आपके पैसे नहीं देता, तो आप फिर ये केस NCLT में लेके पहुंच जाते हैं और जिस दिन NCLT इस केस को एडमिट करता है उस दिन CIRP कमेंस्ड हो जाती है। तो इंटीमेशन एंड कमेंसमेंट 2 अलग अलग बातें हैं। इंटीमेशन और कमेंसमेंट के बारे में और ज़्यादा IAS केस स्टडी हमारे सामने लिखा है, इसके अंदर देखते हैं। तो कहते हैं रमेश कमियाल वर्सेस सीमेंस जेमिसा रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, judgment dated 9 February, Honorable Supreme Court observed that the date of intimation of CIRP is the date on which a financial creditor, operational creditor या corporate applicant makes an application to the adjudicating authority for intimation of the process. On the other hand, insolvency commencement date is the date on which is the date of the admission of the applicant. हम सभी ये जानते हैं, अब ये तो बेसिकली अमेंडमेंट्स हैं, बट जब आपने डिटेल क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि इंटीमेशन करना एक अलग चीज़ है और CIRP का जो प्रोसेस है उसका कमेंसमेंट एक अलग बात है। मतलब हो सकता है आप NCLT में लेके जाएं कि मुझे इस कॉर्पोरेट, आप मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर है, सो देयर इज अ पार्टी कॉल्ड एज A और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है और ये जो एक कंपनी है जिसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कराना चाहते हैं। तो जो A है और इनके साथ के कुछ लोग हैं, उन्होंने NCLT में इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी में लेके जाने का मुकदमा जो है, एप्लीकेशन जो है वो फाइल करी है। अगर सब कुछ पेपर वर्क वगैरह ठीक रहता है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो सब अवेलेबल होती हैं, तो NCLT कह सकता है कि ठीक है, हाँ भाई डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो अब ये कंपनी को हम इंसॉल्वेंसी में ले रहे हैं और इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग इस कंपनी पे एप्लीकेबल होगी। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि NCLT कह दे कि नहीं, जो कंपनी को इंसॉल्वेंसी में लेके जाने की बात कही गई है, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए, तो पहले वो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करें, उसके बाद ही इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई जो है वो पूरी करी जा सकती है। सो इट कैन बी ईदर वे। तो बेसिकली यहाँ पर बस इतने समझने की बात है जो यहाँ पे बताया गया इस केस लॉ के अंदर, कि जब तक आप NCLT तक नहीं पहुँचते हैं तब तक आप बेसिकली प्रोसेस में हैं, पेपर वर्क वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीमेशन स्टेज। यानी आप अब आगे बढ़ चुके हैं, इंसॉल्वेंसी के जो कोड है उसके अंदर आप फॉल कर चुके हैं और अपनी बात को आगे बढ़ा चुके हैं। बट अभी इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या इस इंसॉल्वेंसी के केस को जो आपने कॉर्पोरेट एप्लीकेंट पे या कॉर्पोरेट डेटर पे किया है, क्या उस पर NCLT अग्री करेगा या कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कमेंसमेंट जो है वो होगा या नहीं होगा। तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन NCLT आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है और फिर वहीं से जो मॉनिटरियम का पीरियड है, जिसको स्टे ऑर्डर्स कहते हैं, 180 डेज का, आपको पता भी होगा, वो स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बीच में हमने पहले भी बात करी है कि जो प्रमोटर्स हैं, सो कॉल्ड एज डायरेक्टर्स हैं, जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट है, वो कंपनी के कोई एसेट्स वगैरह बेच नहीं सकते, कोई सब्सटैंशियल ट्रांजेक्शन्स में एंटर नहीं कर सकते। ये बातें यहाँ पे सारी कही गई हैं। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कोड। ये इमेज मैंने इसलिए बनाई है, तो बेसिकली इससे पहले आप कहेंगे सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये कैमल है, ऊंट है, इस पर ऑलरेडी बहुत लोड है और दब गया है ये उस लोड से।
तो ये जो बंदा है यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश है कि अगर इस बंदे ने एक दिन का यानी छोटा सा भी इस कैमल पे और कुछ रख दिया तो ये बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, मान लीजिए इसकी डेथ हो जाएगी। तो एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, जैसे कि कहते हैं मुहावरा है, कहावत है, जो अभी हम यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको दिखाऊंगा। तो कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक। लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक मतलब कैमल की पीठ पे किसी बंदे पे इतना लोड है कि अगर आपने थोड़ा सा भी और लोड बढ़ाया ना, मतलब 0.000 भी बढ़ाया ना, थोड़ा सा भी 0.001 बढ़ाया, आखिरी में 1 लगा दिया, तो वो बंदा खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपका शायद ऐसा मानना होगा कि सर वो सब तो ठीक है, बट आप ये बात यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाया गया है, जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले भी कहा, कि सेक्शन 7 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है, ये सब अपनी अपनी जगह बातें तो करते हैं कि भाई चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। पर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, जो मैं ऊपर भी समझा रहा था, जिसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, और इस कंपनी ने एक बंदे 2 बंदे के पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या ये 2 लोग या एक बंदा भी मिल के इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी में लेके जा सकते हैं? क्या ऐसा है, या इनको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है इतने लोगों की कि मिनिमम इतना तो हमें सपोर्ट चाहिए, उसके बाद इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई किसी भी कंपनी में स्टार्ट करी जा सकती है? वो चीज़ हमें इस केस लॉ में देखनी है। टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप सेक्शन 7 को और डिटेल में पढ़ेंगे सो you'll रियलाइज कि यहाँ पे बात करी गई है कि 1/10 या 100 लोग, विच एवर इज लोअर, इतना हमें चाहिए रहेगा, इससे पहले हम किसी भी कंपनी को इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजर के लेके जा सके, इंसॉल्वेंसी में लेके आ सके। आइए बात करते हैं। So Honorable Supreme Court of India, the matter of Manish Kumar versus Union of India, observed that the legislative understanding is clear and that such creditors bearing the hallmark for the large number, they need to be treated differently. If not, it will spell chaos. Chaos मतलब बहुत confusion हो जाएगा and the object of the court would not be fulfilled. Insisting on a threshold for these category of creditors would lead to the halt to indiscriminate litigation, which would result in uncontrollable docket explosion as far as the authorities. एक बार पढ़ रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। The debtor who is apparently stressed is relieved to the last straw on the camel back, as it were, by halting individual creditors whose view are not shared even by the reasonable number of peers rushing with the application. पढ़ इसलिए लिया क्योंकि अब मैं आपको बता दूंगा जो भी यहाँ पे बात कही गई है, एंड आई थिंक ये गलत नहीं होगा कहना कि मैंने कुछ देर पहले भी ये चीज़ आपको कही। तो कोर्ट ने मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये देखा कि भाई देखिए, जिन लोगों का पैसा कंपनी में ड्यू है उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता अलग मिलना चाहिए, यानी उनके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट राइट तो होने चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसा करें कि ठीक है, अगर एक बंदे का कोई पैसा कंपनी में बकाया है तो पता चला एक बंदा अगर अलाउ कर दिया इंसॉल्वेंसी में कंपनी को लेके आ सके, कि मतलब एक बंदा अगर अकेला एप्लीकेशन फाइल करेगा तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ जाएगी। अगर इस तरीके की चीज़ों को हमने अलाउ किया तो शायद इंडिया की, ये लिखा नहीं है बट टेक्निकली स्पीकिंग एग्जाम्पल के तौर पे, कि शायद इंडिया की कोई कंपनी ऐसी बचेगी नहीं जो इंसॉल्वेंसी में ना आए, क्योंकि कुछ ना कुछ डेट तो बकाया होता ही है और डिस्प्यूट्स भी जनरली होते ही हैं, बिजनेस में ही सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। तो अगर उस परस्पेक्टिव से देखा जाएगा तो जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है या जो डेटर है जो ऑलरेडी परेशान है, अगर उस पर ऐसा लोड डाला जाएगा, ये कैमल वाला मतलब ये कैमल जो है वो कॉर्पोरेट डेटर है, अगर इस पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का लोड डाला जाएगा कि एक एक बंदा अपना इस पर केस फाइल कर सके, तो ये जो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी कॉर्पोरेट डेटर की है वो ऑलमोस्ट पहले ही वो ना के बराबर है, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, एक प्रोसेस हमें बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमें ये चाहिए होगा कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है मेरा पैसा बकाया है, तो और लोगों का भी उससे सपोर्ट चाहिए होगा देखने के लिए कि क्या और भी ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो कि यही सोचते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जिनका पैसा म्यूचुअली बकाया है कंपनी में, तो वो एक साथ मिल के एक केस फाइल कर सकते हैं रादर देन सब लोग अपने अपने केस फाइल करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि सब अपने अपने केस फाइल करेंगे तो जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी हालत, उसकी पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है, तो ये बस कहा गया। फिर कहते हैं कि द लेजिस्लेटिव पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट एट शील्डिंग द कॉर्पोरेट डेटर। सीडी मतलब कॉर्पोरेट डेटर, शील्डिंग मतलब बचाना, जो ऊपर मैंने बताया वो यही है, बचाना। क्योंकि जो पार्लियामेंट है जब उसने कानून बनाया तो उसकी यही इंटेंशन थी कि हर बंदा उठ के ना आ जाए, क्योंकि देखो अगर किसी को भी छोटा सा डिस्प्यूट हुआ और कुछ पैसे उसके बकाए हैं, वो आ गया कहता है कि इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डालो, फिर कोई और आ गया कहता है इंसॉल्वेंसी, ऐसे कर करके तो हर बंदा किसी ना किसी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी।
तो उन चीज़ों को एक लेवल में रखने के लिए, अननेसेसरी लिटिगेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, झूठी लिटिगेशन भी, झूठे भी मुकदमे फाइल करेंगे जिससे कि दूसरी कंपनीज को बंद कराया जा सके। तो अगर इस तरीके से किसी भी इकोनॉमी में होने लग गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो ये यहाँ पे कहा गया है, as regard the percentage of the applicant contemplated under the provision, it cannot be dubbed as an arbitrary or captious figure. The object of speeding deciding CIRP proceeding would also be achieved by applying the threshold to debenture holders and security holder. तो क्या लिखा है, थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट, एक लेवल रखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया कि भाई 1/10 और 100 whichever is lower। तो ऐसा कुछ लिमिट रखने की ज़रूरत है, और ऐसे कुछ लिमिट में लोग जब साथ में आएंगे और ये कहेंगे कि इतना इतना पैसा हमारा सबका बकाया है, तो डेफिनेटली किसी भी कंपनी के खिलाफ CIRP स्टार्ट होती है तो वो जेन्युइन लगता है, वो वैलिड रखता है। किसी एक या दो लोगों के कहने पे अगर आप CIRP स्टार्ट करते रहेंगे तो जैसे कि मैंने कहा, फिर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में ना हो तो बहुत अलग होगा, क्योंकि हर कंपनी इंसॉल्वेंसी में ही चली जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका कहीं ना कहीं तो बकाया हो गई होगा। तो एक कॉर्पोरेट डेटर को एक शील्ड दी गई है, एक कह सकते हैं बचाया गया है कि अननेसेसरी केसेस ना फाइल किए जाए, अननेसेसरी कोर्ट ऑफ लॉ को बर्डन ना क्रिएट किया जा सके, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ऑलरेडी परेशान है। अगर ऐसे केसेस उस पर और फाइल होंगे तो वो और ज़्यादा दबता चला जाएगा, और शायद जो रिवाइवल के चांसेस हैं जो पहले ही बहुत कम है वो और कम हो जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब बात करते हैं वेदर द टाइमलाइंस इज मैंडेटरी, यानी जो IBC के अंदर टाइमलाइंस बताई गई हैं क्या वो मैंडेटरी हैं, उनको हमें फॉलो करना ही है। 180 दिन है, 90 दिन है, फिर फाइनली 330 दिन की बात करी जाती है। तो इनका क्या कहना है, ये अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आई थिंक इससे पहले हम ये पढ़ें और समझें, एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि IBC का जो प्रियम्बल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि जल्दी से जल्दी केस का निपटारा करना। क्योंकि ऐसे नहीं था, देखो IBC 2016 में आया तो ऐसा नहीं कि 2016 से पहले कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती थी, या स्कैम्स नहीं होते थे, या बिजनेस जो थे वो बंद नहीं होते थे। सब कुछ पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। IBC को जब लाया गया तो ऑब्वियसली उसके अंदर चीज़ें नई रखी गई, क्योंकि वो एक नया कानून है। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर पॉइंट था वो ये कि टाइमली रेजोल्यूशन करना है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को आप एक कोर्ट कचहरी के प्रोसेस से निकालते हैं तो और उसके अंदर 5, 7, 10 साल लग जाते हैं, तो 10 साल के बाद तो कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं है। उसके जो प्रमोटर्स हैं वो ऑलरेडी सारा बेच बचा के सब कुछ खा पी के ख़त्म कर देते हैं, क्रेडिटर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो यही था कि अगर कम समय में ये काम होगा, अगर यही काम पहले 5-6 साल में हो रहा था और आज ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत बहुत बड़ा, वो भी 1 साल मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम तो 6 महीने की बात यहाँ पे करी गई है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिससे क्रेडिटर्स को फ़ायदा होगा। तो जहाँ तक टाइमलाइंस की बात है, कोर्ट अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे बताएगा कि कोर्ट जो टाइमलाइंस है वो बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। उसमें हम अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसके अंदर ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। वही कहा गया, आगे देख लेते हैं। So Honorable Supreme Court of India observed that Section 33 provides that if no resolution plan is received before the end of the period of the resolution plan is rejected, the corporate debtor is required to be liquidated. Therefore, the period under Section 12 is mandatory. Further, subsection 3 makes it clear that duration of 180 days may be extended but not exceeding 90 days, making it clear that maximum of 270 दिन is allowed. Also, Section 12 makes it clear that extension shall be granted या shall not be granted more than once. Now, I think हमने पहले भी पढ़ा था इस चीज़ का, आपको जिक्र याद भी होगा। हमने ये भी कहा था जो यहाँ पे बात कही गई है वो तो सिंपल है कि 180 दिन के अंदर सब कुछ होना चाहिए। और ये 180 दिन का जो टाइम पीरियड है वो तब से स्टार्ट होता है जब से NCLT में एप्लीकेशन, ऊपर हमने पढ़ा था इंटीमेशन एंड कमेंसमेंट। तो जब कमेंसमेंट NCLT मॉनिटरियम डिक्लेयर करता है तो वहाँ से 180 दिन का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगर ज़रूरत पड़ती है विद द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड द अप्रूवल ऑफ NCLT 90 डेज फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी टोटल कुल मिला के 270 दिनों के अंदर विद एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज ये सारा काम हो जाना चाहिए। वो भी 90 डेज की एक्सटेंशन, कोई आपका राइट नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर COC ये बात मानते हैं कि 90 डेज अगर और मिल जाए तो और सही हो जाएगा, और NCLT को भी लगता है ये जेन्युइन है, सही कह रहे हैं कि थोड़ा समय और मिल जाए तो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अलाउ कर सकता है। बट जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है कि 180 दिनों में आपको सारा काम अपना निपटाना होगा। बट इन एनी केस ये जो 90 डेज का एक्सटेंशन आपको मिला है ये वन टाइम प्रोसेस है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ठीक है 180 डेज के बाद 90 डेज का एक्सटेंशन ले लिया और फिर 270 दिन हो गए फिर 90 डेज का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एक ही बार एक्सटेंशन मिलेगा जो ऑलरेडी मिल चुका है। 180 प्लस 90 जो है, ये जो प्लस 90 डेज है, दिस इज ओनली वन टाइम।
एंड ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा, मैं अभी यही बात कह रहा था कि पहले भी हमने ये पढ़ा है कि चीज़ों को हमें लिमिट में रखना है, क्योंकि ऐसे एक्सटेंशन देते रहेंगे तो फिर इस कानून में और जो पहले के कानून है उनमें कोई फ़र्क थोड़े रह जाएगा। फिर ये भी लेटर और सूनर आईबीसी भी वैसा ही बन जाएगा जो कि पहले कानून थे, इसके अंदर भी वही दिक्कतें आने लग जाएंगी जो कि पहले कानूनों में थी। पहले भी तो यही था कि जो मैंने अभी बताया कि केस चलता रहता था साल भर और फिर एंड में कुछ क्रेडिटर्स के लिए बचता नहीं था, वो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें चीज़ों को पहले से बेटर बनाना है तो पहले से कुछ डिफरेंट भी तो करना होगा, पहले से कुछ चीज़ें अलग भी तो करनी होगी। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है। और आपने पहले ये भी पढ़ा कि हमने ये कहा कि भाई जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी एक ही बार मॉडिफाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान है उसको भी एक ही बार कर सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है दिस इज ओनली वन टाइम, सेकेंड टाइम का कोई चांस ही नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी। मैक्सिमम 330 दिन के बारे में बात कही गई है। कहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट सेक्शन 12 कंटेम्पलेट्स इन शॉर्ट अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंटीमेशन नहीं, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कहाँ से होती है? जहाँ से एनसीएलटी केस को एडमिट करता है वहाँ से कमेंसमेंट होती है, विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। Though the word mandatory has been struck down by the court in decision in committee of creditors in SR Steel, this court only balanced the interest of all concerned by permitting an enlargement of the time only in those cases where the delay occurs not on the account of fault of the players concerned. The court has also undermined the timeline fixed by the legislation and in fact it has underlined the importance of confronting to the timeline. Speed indeed continue to be the essence of the court. इस पे मैं अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो शायद मैं इस पे भी एक क्वेश्चन बना सकता हूँ कि यही दो एग्जाम में कि ये एक्सप्लेन करें कि स्पीड इंडीड कंटिन्यूज टू बी द एसेंस ऑफ द कोर्ट। तो जो अभी हमारे सामने लिखा गया पहले अगर वो बताऊं तो मैंने अभी यही पढ़ा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो 330 दिन की बात है एक पर्टिकुलर केस में जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया एसआर स्टील लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 330 दिन से भी ज़्यादा समय दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई टाइमलाइन फिक्स है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के डिसीजन दे रहा है जहाँ पे वो रिलैक्सेशन दे रहा है, 330 दिन के बाद भी एक्सटेंशन दे रहा है। तो क्या सही है? क्या टाइमलाइन में रहना है या एक्सटेंशन मिल भी सकता है? इसको लेके जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जो टाइमलाइन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी अगर ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं बीच में, मतलब जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, इनकी गलती नहीं है, बट कुछ और लेजिस्लेटिव एरर है, कोई लॉ के प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन जो हैं वो ठीक नहीं है और उसको पूछने में समझने में टाइम जा रहा है, कोर्ट कचहरी अपना जजमेंट दे रही है। क्योंकि होता है ना बहुत बार चीज़ें लॉ में लिखी होती हैं और उसके 2-3 मतलब होते हैं, तो हमें उसके लॉ के करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत बार कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। तो अगर वो सब चीज़ें टाइम लगा रही हैं तो वो एक अलग मैटर है। वो एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है तो वो इसलिए नहीं लग रहा है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम सही नहीं कर रहा है या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स काम नहीं कर रही, वो कोई दूसरी वजह है। वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्शन नेचर की है, क्योंकि लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप में क्लियर होगा। क्योंकि अगर ऐसा हो कि हर लाइन जो भी लिखी लॉ की लिखी है बेयर एक्ट में सबको हर लाइन में कंफ्यूजन हो तो फिर कानून चल ही नहीं सकता। तो इट इज़ ओनली वेरी रेयर कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, नहीं तो कानून अपने आप जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। तो उसी को लेके यहाँ पे कहा गया कि अगर ये वाले इंटरप्रिटेशन की प्रोविजंस की बात है तो एक अलग बात है जो कि एसआर के केस में था इसलिए एक्सटेंशन मिला, बट जनरली जो आईबीसी का कोड है वो इसी पे बेस्ड है कि समय के साथ रहते हुए हमें सब कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है, बल्कि समय से पहले समय के साथ चलना है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट इस बात की एडवोकेसी नहीं करता, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता या इसको एडमायर नहीं करता कि इस जो डेज है इसको एक्सटेंड किया जा सके। तो वो कहते हैं वो वन ऑफ चीज़ थी, उसको लेके ये मत समझा जाए कि भाई एक केस में हो गया तो हर केस में हो जाएगा। उसके रीजंस कुछ और थे, जहाँ पे 330 दिन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने दिए उस केस के रीजंस कुछ और थे, तो वो एक एक्सेप्शन बात है। बट अदर देन दैट ऐसा नहीं होगा। जो टाइमलाइन फिक्स करी गई है उसी के अंदर हमें रहना है और वही आईबीसी का बेसिक मंत्र है कि हमें टाइमलाइन तरीके से या पूरे टाइम बाउंड तरीके से केस को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है। तो आई थिंक यही है इस चैप्टर के अंदर। और यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर अब कंप्लीट होता है, पार्ट बी ऑफ CRIV दैट टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द चैप्टर नंबर 16, ऑल्सो कॉल्ड एज रोल फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ IPI, RP एंड RP। तो सभी को पता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड देन इट मे बी पॉसिबल थिंग कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वही बाद में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाए। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसकी अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा जब मिलेंगे तो डेफिनेटली अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग।